भाई अगर तुझे लग रहा है कि इस साल की गर्मी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रही है तो यू आर नॉट अलोन। अप्रैल चल रहा है और ऐसा फील हो रहा है जैसे हम सब किसी बड़े से माइक्रोवेव के अंदर बैठे हैं और कुदरत हमें क्रिस्पी करने पर लगी हुई है। इंडिया के आधे से ज़्यादा स्टेट्स लिटरली एक हीट डोम में कैप्चर्ड है। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि आईएमडी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट इशू कर रखा है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पारा 44-45 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो टेम्परेचर 47.4 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया है, जो इस सीजन का अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसने आम आदमी की लाइफ को स्टैंड स्टिल पर ला दिया है। पिछले कुछ वीक्स में हीट स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल्स के ओपीडी में डिहाइड्रेशन और हीट रिलेटेड इश्यूज से पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। इवन ओडिशा में हीट की वजह से डेथ के केसेस भी रिकॉर्ड हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड क्लाइमेट साइंटिस्ट्स, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले मई और जून महीने और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इफ़ दिस सिचुएशन सस्टेन्स तो 2026 इंडिया के हिस्ट्री का सबसे गर्म साल बन सकता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ने वाला है। आईसीआर के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टर्मिनल हीट की वजह से गेहूं और दूसरी फसलों के दाने सूख रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन में 15-20% का डिक्रीज इज़ पॉसिबल। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में खाने पीने की चीज़ों के प्राइस भी बढ़ेंगे, यानी महंगाई का एक नया लेवल। डेटा ये भी वार्न कर रहा है कि अर्बन एरियाज में हीट आइलैंड इफेक्ट बोले तो वो सिचुएशन जहां कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स और कम हरियाली की वजह से शहर अपने आसपास के ग्रामीण एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से रात का टेम्परेचर भी कम नहीं होगा, जिससे लोगों की रिकवरी साइकिल खराब होगी और मेंटल हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिचुएशन सिर्फ एक सीजनल चेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े क्लाइमेट शिफ्ट का इशारा है, जिसे अब इग्नोर करना नामुमकिन है। देख यार, इन सब के पीछे तेरे पिछले या इस जन्म के पाप नहीं है, मे बी हो सकते हैं। एनीवेज, इस पूरे गेम के पीछे है एक फेनोमिना जिसे कहते हैं अल नीनो। अब इस स्टोरी में आगे जाने से पहले थोड़ी बोरिंग साइंस समझ लेते हैं। इस कहानी के मेजर प्लेयर हैं पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, यानी मेरा ओशन, और बहुत पावरफुल विंड सिस्टम कॉल्ड ट्रेड विंड्स। पता है इसे ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? नहीं, ये सब तो समझाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, तो हम कहाँ थे? तू इमेजिन कर, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। इस पूल के ऊपर कुछ ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं चलती हैं। इनका काम है पूल के ऊपर के गर्म पानी को ईस्ट यानी अमेरिका से वेस्ट बोले तो एशिया या अपने इंडिया की तरफ धक्का देना, बस इतना ही। अब नॉर्मल दिनों में ये हवाएं बहुत सिंसियर होती हैं। ये ओशन के गर्म पानी को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती रहती हैं। जब ये गर्म पानी हमारे रीजन के पास जमा होता है तो ये भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनाता है और हमें मस्त मानसून यानी बारिश देता है। वहीं ऑन द अदर हैंड पीछे साउथ अमेरिका की तरफ क्या होता है, वहाँ से नीचे का एकदम ठंडा और न्यूट्रिएंट्स वाला पानी ऊपर आता है, जिससे वहाँ का मौसम ठंडा कूल रहता है। परफेक्ट बैलेंस। लेकिन जब इस पूरे सीन में अल नीनो की एंट्री होती है तो ये जो ट्रेड विंड्स है ये चली जाती है अपने कंफर्ट जोन में एंड हो जाती है एकदम लेजी। ये ओशन के गर्म पानी को पुश करना बंद कर देती है। इसका रिजल्ट, जो गर्म पानी हमारे रीजन के पास जाना चाहिए था वो वापस ओशन के बीच में या अमेरिका की तरफ खिसक जाता है। नाउ बिकॉज गर्म पानी वहाँ चला गया तो बादल भी वहीं बनेंगे और बारिश भी वहीं होगी। हमारे इंडिया के हिस्से में क्या बचता है? सिर्फ सूखी और तपती हवा। बस इसी वजह से अल नीनो के आते ही इंडिया में मॉनसून फेल हो जाता है और पड़ती है चुभती जलती गर्मी। तू समझा? एंड दिस टाइम तो सीन और ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इस बार ये सिर्फ अल नीनो नहीं, सुपर अल नीनो है। देख ब्रो, साइंस की भाषा में कहें तो जब पैसिफिक ओशन के सरफेस का टेम्परेचर नॉर्मल से 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो उसे नॉर्मल अल नीनो कहते हैं। बट जब ये टेम्परेचर का कांटा 2 डिग्री सेल्सियस के मार्क को पार कर जाए तो उसे सुपर का टैग मिल जाता है। ये सुपर वर्ड सुनने में कूल लगता है, बट इट्स नॉट। सुपर अल नीनो इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है।
पहली बात तो ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलकर एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाता है। दुनिया पहले से ही गर्म हो रही है और ऊपर से सुपर एल नीनो जैसा बूस्टर मिल जाए तो गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। सेकेंडली, ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। ये वेदर के सारे पुराने डाटा और पैटर्न को फेल कर देता है। ये इतने लंबे समय तक टिकता है कि ज़मीन के अंदर का सारा मॉइस्चर चूस लेता है, जिससे फॉरेस्ट फायर और वाटर क्राइसिस एक बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव्स कि ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है, यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी हम उतना ही ज़्यादा एसी यूज करेंगे, जिससे और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी और मौसम और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता जाएगा। सो यू नो नाउ व्हाट वी आर डीलिंग विथ। भाई, अगर तुझे लग रहा है कि ये जो हम फेस कर रहे हैं 2026 में ये एकदम एक्सट्रीम है, तो वेट टिल यू हियर अबाउट इट्स प्रो मैक्स वर्जन। आज से लगभग 150 साल पहले यानी 1877 में एक ऐसा सुपर एल नीनो आया था जिसने लिटरली पूरी दुनिया की वाइब बिगाड़ दी थी। ये कोई छोटा मोटा वेदर चेंज नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफे था जो पूरे 2 साल तक चला था। चलो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड देखते हैं कैसे इस एक फिनोमिना ने एक ग्लोबल डिजास्टर बना दिया था। 1877 के स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर पैसिफिक ओशन के अंदर वो सुपर एल नीनो वाला ड्रैगन जाग गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक रिसर्च और जर्नल ऑफ क्लाइमेट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उस साल ओशन का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनॉमली रिकॉर्ड है। अब सीन ये है कि इंडिया में मानसून सिर्फ बारिश नहीं है, वो हमारी इकॉनमी का बैकबोन है, क्योंकि हमारा पूरा एग्रीकल्चर उसी पर टिका है। अब ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर इंडिया के लिए इसका मतलब था मानसून का पूरी तरह से गायब हो जाना। एज पर रिकॉर्ड्स 1877 में इंडिया में एवरेज से 30% से 60% तक कम बारिश हुई। इससे सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हर जगह ड्रॉट वाली कंडीशन बन गई थी। इन सबका जो रिजल्ट निकला उसे हिस्ट्री द ग्रेट मद्रास फैमाइन के नाम से जानता है। माइक डेविस की फेमस बुक लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट के अकॉर्डिंग इस फैमाइन की वजह से करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ऑन वन हैंड लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था एंड ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स इंडिया से लाखों टन अनाज एक्सपोर्ट कर रहे थे। सिचुएशन वॉज सो इनह्यूमन कि जो लोग भूख से बच गए थे उन्हें रिलीफ कैंप्स में भेज दिया गया था। इन कैंप्स में रिलीफ के अलावा सब कुछ था। अंडर द पॉलिसी ऑफ टेम्पल वेज लोगों को अनाज के बदले पत्थर तोड़ने जैसे काम करने पर मजबूर किया जाता था। दिन भर पत्थर तोड़ने के बदले उन्हें मिलता था सिर्फ 450 ग्राम अनाज। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये कैलोरी इनटेक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स कैंपों से भी कम था। मैसूर और हैदराबाद के रजवाड़ों में तो सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो चुका था। गर्मी और भूख ने मिलकर इंडिया की पूरी एक जनरेशन को लिटरली वाइप आउट कर दिया था। लेकिन ये डिजास्टर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, ये एक ग्लोबल डिजास्टर कोलैप था। चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में 1877 का साल लिटरली वर्स्ट था। बारिश की कमी और एग्रीकल्चर के कोलैप्स होने की वजह से ये वहाँ भी फैमाइन आया, जिसे नॉर्दर्न चाइना फैमाइन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ किंग डायनेस्टी इस फैमाइन में 9 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। टू सर्वाइव लोगों को घास और पेड़ों की जड़ें खानी पड़ी थी। उधर साउथ अमेरिका में ब्राज़ील की कंडीशंस भी बहुत ख़राब थी। वहाँ इसे ग्रांड सेका बोले तो द ग्रेट ड्रॉट कहा जाता है। ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में तो ये सूखा इतना खतरनाक था कि लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। इथियोपिया और इजिप्ट में नाइल रिवर का लेवल इतना गिर गया था कि वहाँ की पूरी एग्रीकल्चर इकॉनमी क्रैश हो गई थी। ग्लोबली इस पूरे डिजास्टर में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। साइंटिस्ट ने अब इस ट्री रिंग डेटा और आइस कोर्स से कंफर्म किया है कि 1877 का वो एल नीनो पिछले 500 सालों का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर एल नीनो था। तो भाई देखा कैसे 1877 का वो खौफनाक पास्ट आज 2026 में हमारे सामने फिर से खड़ा है। वो 1 करोड़ जाने हमें याद दिलाती हैं कि सुपर एल नीनो कोई मामूली गर्मी नहीं, बल्कि एक ऐसा साइलेंट विलेन है जो पूरी सिविलाइजेशन को हिला सकता है। 1877 में हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई बैकअप प्लान, पर आज हमारे पास डेटा और अवेयरनेस दोनों है। ये 2026 की हीट वेव और 1877 का वो फैमाइन लिटरली एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो हमें वार्न कर रहे हैं कि अगर हमने अब भी नेचर को सीरियसली नहीं लिया तो हिस्ट्री खुद को और भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से रिपीट करेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग
जिंदाबाद।